और आइए आज के एजेंडे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोविड की स्थिति को लेकर। चीन और दुनिया के कई देशों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर भारत पूरी तरह से सचेत और अलर्ट मोड में है। दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग भी तेज कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के प्रसार को लेकर अगले 40 दिन काफी अहम माने जा रहे हैं। कोरोना के पुराने ट्रेंड को देखते हुए जनवरी मध्य में भारत में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है। देश में बुधवार को कोरोना के 188 नए मामले दर्ज किए गए। देश में अब तक उपचाराधीन मामलों की संख्या 3,468 हो गई है। इस बीच चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए अगले हफ्ते से एयर सुविधा शुरू होगी। इन देशों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा, यानी यात्री टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही फ्लाइट पर बैठ सकेंगे। बीते मंगलवार को देश भर के कई अस्पतालों में कोविड-19 के मामलों में किसी भी बढ़ोतरी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट से न घबराने की सलाह दी है। मंत्रालय ने लोगों को सावधान रहने को कहा है ताकि देश को कोरोना की नई लहर से बचाया जा सके। और नितेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेंद्र का रुख करते हैं। नितेंद्र, हम बात करें तैयारियों की तो साफ तौर पर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। ऐसे में उन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें तो जमीनी स्तर पर ट्रेसिंग और ट्रैकिंग ये कितनी तेज और गति से यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है और कितनी मजबूती उससे मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, जो टेस्ट है उसको बढ़ाया गया है क्योंकि 3,500 से ज्यादा टेस्टिंग लैब है पूरे देश भर में। तो लैब का एक बड़ा सा नेटवर्क बनाया गया है। साथ ही साथ जो एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर आ रहे हैं उनकी 2% पैसेंजर की रैंडम सैंपल लिया जा रहा है और उससे देखा गया कि 6,000 लोगों की कल तक जांच की गई थी, जिसमें 39 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये स्क्रीनिंग का की स्थिति है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है, स्टेट को भी अवेयर किया जा रहा है। एक आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल जारी किया है कि देश भर में कितने हॉस्पिटल तैयार हैं, बेड कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, हमारे यहाँ PPE, N95 मास्क कितना है, वो पर्याप्त मात्रा में है। अगर अगला जो 40 दिन है गौरव, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से देखा जाए तो, कि जो जनवरी का महीना है इसी में केस बढ़ने की संभावना है। ये जो एक्सपर्ट हैं वे सुझाव दे रहे हैं सरकार को, इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है और सरकार अपने स्तर पे हर तरह से सजग है, सतर्क है। लोगों को सिर्फ ये करना है कि जो कोविड प्रोटोकॉल है इसका पालन करना है, भीड़ भाड़ में जाने से बचे, क्योंकि नया साल आने वाला है तो बहुत से लोग छुट्टियां मनाने के लिए पर्यटन स्थलों पर जाते हैं, काफी भीड़ भाड़ होती है। ऐसे में वहां पे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद देखा गया है अतीत में कि केस बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर हम 10 जनवरी के आसपास की बात करें तो इसका रिजल्ट जो है 10 से 15 जनवरी तक आएगा। अगर लोग घूमेंगे, संक्रमित होंगे, एक साथ जब केस दर्ज करेगा वो 10 से 15 जनवरी के आसपास दिखने लगेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सावधान रहें, सतर्कता बरतें। नितेंद्र, हमने देखा है बीते 2 सालों से कि नए साल पर कोविड के नए वेरिएंट का आगमन हो जाता है, साथ ही साथ नया साल उसी के साथ जाता है, उससे बचाव के तमाम तरीके यहाँ पर सुझाए जाते हैं। ऐसे में BF.7 की हम जब बात कर रहे हैं तो उससे बचें तो बचें कैसे? जी बिल्कुल, सही आपने कहा कि पीछे भी हमने देखा है कि पिछले साल भी जो ओमिक्रॉन था वो इसी समय पे सर्ज किया था। तो सरकार के जो एक्सपर्ट है वही एडवाइस कर रहे हैं कि ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। BF.7 की जहां तक बात है वो एक आदमी से 16 आदमी को संक्रमित करता है, यानी कि बहुत तेज गति से ये संक्रमित करता है। तो अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो बहुत तेज गति से लोग संक्रमित होंगे और वो रिजल्ट हमको 15-20 दिन के अंदर दिखने लगेगा। इसलिए जरूरी है कि जो प्रोटोकॉल है, अगर हमारे पास उसके पास रोकने का हथियार है, मास्क है, अगर हम मास्क पहनेंगे, हाथ धोएंगे, भीड़ भाड़ में जाने से बचेंगे तो हम संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ सकते हैं। तो हमारे हाथ में है और ये गाइडलाइन सबको बताया गया है। तो अगर हम सतर्क रहेंगे और सिर्फ यही करना है कि 1 महीना तक हमें सावधानी बरतनी है तो निश्चित तौर पे वायरस के प्रकोप को हम कम कर पाएंगे। नितेंद्र, ओमिक्रॉन जब
ओमिक्रॉन ने दस्तक दी देश में, तो उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ओमिक्रॉन कहीं ना कहीं यहाँ से जो कोरोना है उस पर रोकथाम लग पाएगी और अब आगे कोरोना अन्य वेरिएंट की तरफ नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब BF.7 की दस्तक होती है तो कहीं ना कहीं ये माना जाए, क्या जीवन इस कोरोना की जो आपाधापी है उसी के साथ बीतना होगा, सुरक्षित रहते हुए और सुरक्षा के सारे मापदंडों को अपनाते हुए? देखिए गौरव, जो वायरस है वो जाता नहीं है कभी। अब एक बार आ गया है तो ये रहेगा, हमारे साथ ही रहेगा। हाँ, इसका प्रभाव कम होगा। जैसे हमने देखा कि डेल्टा के समय में काफी तेज था, उसके बाद ओमिक्रॉन में सिर्फ संक्रमण हुआ, 6-7 दिन बाद लोग ठीक हो गए, घर पे ही ठीक हो गए। तो इसकी जो सीवियरिटी है वो कम हो जाती है जब म्यूटेशन होता है तो। और वायरस का एक नेचर है, वो म्यूटेट होता है, हर साल वो म्यूटेट होगा, हर 6 महीने पे म्यूटेट हो जाएगा। और अब तक भारत में जो वेरिएंट की पहचान की गई, 220 वेरिएंट की पहचान की गई। अब तक कि 220 बार इसका म्यूटेशन हुआ है। ये भारत में अब तक के जो आंकड़े हैं, जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, उससे पकड़ में आया है। तो वायरस का बदलना, उसका शरीर बदलना उसका नेचर है, तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। जो महामारी है वो बीमारी में तब्दील हो जाती है। सीजनल जैसे इन्फ्लुएंजा की तरह होगा, सर्दी जुकाम बुखार हुआ और वो लोग ठीक हो गए, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत भी नहीं होगी। तो ये नेचर है वायरस का। तो इसके साथ तो हमें रहना ही है, इसके साथ रहने की आदत भी डालनी है, भय नहीं करना है। जो प्रोटोकॉल सरकार की तरफ से दिए जा रहा है उसका पालन करना है। जैसे कि हम मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, हाथ धोते रहेंगे। साथ ही साथ जो वैक्सीन का डोज है, चाहे वो प्रिकॉशन डोज हो या जिन्होंने अभी तक लिया नहीं है, वो जरूर ले ले। इससे फायदा ये होता है कि संक्रमण तो आपको होगा, क्योंकि वैक्सीन संक्रमण से नहीं बचाती है, बीमारी की गंभीरता से बचाती है। तो हमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होगी, डेथ नहीं होगा। तो सरकार की जो पहली प्राथमिकता है कि किसी को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत ना पड़े और किसी की डेथ ना हो। हाँ, संक्रमण होगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन संक्रमण होने के बाद आप 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे। इसलिए वायरस के साथ जीने की कला हम सीख भी गए हैं और आगे हमको मान के चलना है कि वायरस अभी है तो हमको साथ रहना है, सिर्फ सावधानी बरतनी है। बूस्टर डोज के अलावा और क्या लाभकारी स्टेप्स हो सकते हैं जो लोगों को उठाने चाहिए जिससे उन्हें इस संक्रमण से बचने में आसानी हो? देखिए, बूस्टर डोज मैंने कहा कि अभी जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, उनमें सिर्फ 40% लोगों ने ही बूस्टर डोज लिया है। यानी कि 60% लोगों ने अभी बूस्टर डोज नहीं लिया है। और सबसे ज्यादा खतरा सिर्फ अधिक उम्र के लोगों को, बुजुर्गों को ही होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, बहुत सारी चीज उनके साथ आता है। तो इसलिए वो लोग तो जरूर बूस्टर डोज लगा ले। साथ ही साथ जो कई सारे लोग हैं जिनको गंभीर बीमारियां हैं, वो भी उनका भी इम्यूनिटी कमजोर होता है, तो वो भी जरूर बूस्टर डोज लगा ले। सरकार के जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ये जरूरी है। जो सावधानी बरतनी है वो सिर्फ 2-3 चीज है जो हम करते भी आ रहे हैं। अभी में हमने छोड़ दिया था क्योंकि कोविड का मामला हमारे यहाँ बहुत कम था। तो सिर्फ हमें करना क्या है कि जब भी हम भीड़ भाड़ में जाए तो मास्क लगाएं, चाहे हम बच्चे में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग उसमें होते हैं। तो कौन कैसे संक्रमित है, कहाँ से आ रहा है, नहीं पता आपको। तो आप अगर मास्क लगाएंगे उतने देर, खुले में आप नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप भीड़ में है तो जरूर मास्क लगाएं। जब आप खाने जा रहे हो या अपना नाक मुंह छू रहे हो तो हाथ जरूर धो लें या सैनिटाइज कर लें। और यही बेसिकली जो 2 गज की दूरी, बार बार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 गज की दूरी अपनाना जरूरी है ऐसे समय में। तो हम अगर किसी से मिले भी तो एक दूरी के साथ मिले, 2 गज की दूरी के साथ मिले, तो वायरस इतने दूर तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सब सावधानी अभी बरतने की जरूरत है। और सिर्फ 1-1.5 महीना अगर हम इसको अच्छे से कर लेंगे तो वायरस के जो संक्रमण, जो आशंका जताई जा रही है, इसको कम कर सकते हैं। लोगों के जहन में एक सवाल और भी है, लोग ये इस बात को लेकर बड़ा कंफ्यूज हैं कि वो नेजल वैक्सीन लें या बूस्टर डोज लें, या दोनों ले सकते हैं। देखिए, नेजल वैक्सीन भी बूस्टर डोज के लिए ही अप्रूवल मिली है, उससे जो प्रिकॉशन डोज के लिए अप्रूवल मिली है। तो जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिया है या प्रिकॉशन डोज नहीं लिया है, वो जरूर ले ले। और जनवरी के आखिरी हफ्ते से वो निजी अस्पतालों में मिलने लगेगा। इसकी कीमत भी 1000 के आसपास होगी। साथ ही साथ 1-2 वैक्सीन और आने वाली है जो बूस्टर डोज के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों जो वैक्सीन है जिसको सरकार ने, DCGI ने अप्रूवल दिया है, वो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत प्रभावी वैक्सीन है। तो कई लोग, हम जानते हैं कि सुई इंजेक्शन लेने से डरते हैं, कई लोग इस वजह से भी वैक्सीन नहीं लेते हैं। ये तो नाक के जरिए ड्रॉप के जरिए डाला जाएगा।
दो बूंद एक बार डाला जाता है और 2 मिनट के गैप के बाद 2 बूंद, यानी टोटल 8 बूंद डाला जाता है और 2 मिनट के गैप के बाद डाला जाता है। और बहुत ही इसका फायदा देखने को मिलेगा। जो साइंटिस्ट है वो भी बताते हैं कि हो सकता है कि जो लोग नीजल वैक्सीन है वो दूसरे को संक्रमित भी ना कर पाए, तो ये भी एक कहा जा रहा है। लेकिन अब देखा जाएगा कि इसका प्रभाव किस तरीके से है, जब सब लोग लगाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है नितेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि कोविड की स्थिति देश में क्या कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों पर 6 राज्यों के किसानों से बातचीत करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब के किसान शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को देश भर में 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया था। देश में 3,30,499 खुदरा उर्वरक दुकानों को किसान समृद्धि केंद्रों में बदला गया है। यहां खाद, बीज, उपकरण, मिट्टी की टेस्टिंग और खेती से जुड़ी सभी जानकारी किसानों को उपलब्ध होती है। अनुज यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, काफी महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया वहां पर बातचीत करेंगे और साफ तौर पर जो बड़ी बातें यहां से निकलकर सामने आएंगी वो कहीं ना कहीं और ज्यादा लाभ पहुंचाती हुई नजर आएंगी। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो क्या उद्देश्य रहने वाला है और कैसे इसका लाभ जन जन तक पहुंचेगा? देखिए गौरव, कृषि के क्षेत्र में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव मोदी सरकार ने किए हैं। उन्हीं में से एक बदलाव ये भी है, जैसे कि जिस तरीके से हमने बताया कि देश भर के अंदर करीब 3,30,000 ऐसी फर्टिलाइज़र की दुकानें हैं जहां से कीटनाशक मिलते हैं, दवाइयां मिलती हैं और खाद मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सोच थी कि ये जो खुदरा की दुकानें हैं इनको किसान समृद्धि के रूप में इनको बदला जाए। और समृद्धि इस वजह से नाम दिया गया कि अभी तक वहां दवाइयां और फर्टिलाइज़र गौरव मिलता था, अब वहां बीज भी मिलेगा, खेती के लिए जो उपकरण, जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं वो भी किराए पे मिलेंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो एक सोइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी, पहले जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं किसानों को वहां पर जाना होता था जो जिले के अंदर बने होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी मिट्टी की जांच कराएं, उसके अंदर कितने उर्वरक डालने की जरूरत है, कितना उसके अंदर अनुपात होना चाहिए, वो सारी जानकारी भी इन किसान समृद्धि केंद्रों से मिलेगी। और जो टेस्टिंग है, सोइल टेस्टिंग है, वो भी यहां पर हो सकेगी। तो किसानों को अब कृषि विज्ञान केंद्रों तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करीब करीब अगर मैं बात करूं तो एक कस्बे के अंदर 8 से 10 गांव आते हैं। ये कस्बों के अंदर जो है इसको वहां पर इनको बनाया गया है। अभी तक 600 की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले अक्टूबर में 600 केंद्रों की शुरुआत की थी, किसान समृद्धि केंद्रों की। लेकिन इसको पूरे देश भर के अंदर इनको बदला जाना है, जितने भी उर्वरक केंद्र हैं उनको किसान समृद्धि केंद्रों में। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार किसान जो है खेती कर रहा है और उसका उत्पादन लगातार बढ़ा है, उसके पीछे किस तरीके से तकनीक को जोड़ा गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने जो नई नई एक तरीके से हम कहें रिसर्च की है, उसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि पिछले कई वर्षों के दौरान देश के अंदर खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, चाहे हम वो रबी की फसलों की बात करें या खरीफ की फसलों की बात करें। इसी वजह से किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें, तकनीकी रूप में मिलें, रिसर्च के रूप में मिलें, वैज्ञानिक रूप में मिलें, और किसान को उसी के गांव के आसपास, उसके खेतों के आसपास वो सब सुविधाएं मिले जिससे उसकी लागत कम हो। क्योंकि हम जानते हैं कृषि के अंदर जब लागत ज़्यादा आती है तो किसान को बचत नहीं होती। तो केंद्र सरकार का राज्य सरकारों के साथ मिलकर सबसे बड़ा मकसद है कि किसान की लागत को कम किया जाए, उसके उत्पादन को बढ़ाया जाए ताकि उसकी आय में लगातार बढ़ोतरी हो। और ये पिछले कई वर्षों के दौरान हमने देखा भी है। हालांकि इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं, जिसमें किसान सम्मान निधि सबसे बड़ी योजना है, जिसमें साल भर के अंदर 3 बार किसानों को आर्थिक मदद भी दी जाती है। बिल्कुल, और ये बात जग जाहिर है क्योंकि साफ तौर पर नजर भी आया है। अगर हम बात करें तो बीती सरकारों में ये सब देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी की केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं, जो परियोजनाएं इनके लिए चलाई जा रही हैं किसानों के लिए, वो किसानों के हित में किसानों को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर रही हैं।
बिल्कुल, देखिए अगर मैं आज से एक दशक पुरानी बात करूं, 10 साल पहले की हम बात करें, महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाकों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या बिहार के इलाकों की बात करें, किसान कर्जे में डूबा रहता था और मीडिया की सुर्खियां बनती थी, अखबारों की सुर्खियां बनती थी, किसान ने आत्महत्या की। पिछले मैं एक दशक की मैं बात बता सकता हूं, 10 से 12 साल की अगर हम बात करें तो अब इस तरह की खबरें नहीं आती हैं। किसान किस तरीके से लगातार तरक्की कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि कृषि के क्षेत्र में अब नए युवा लोग जो इंजीनियरिंग किए हैं, बीटेक किए हैं, एमबीए किए हुए हैं, वो लोग हाईली क्वालिफाइड जो आज का यंगस्टर है वो कृषि को अपना स्टार्टअप के रूप में बना रहा है। और कृषि के क्षेत्र के साथ साथ हम जानते हैं कि जो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन है, मंत्रालय उसको अलग से बना दिया गया ताकि पशुपालन के माध्यम से भी, क्योंकि पशुपालन और खेती दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन पिछले दिनों में ध्यान दिया नहीं जाता था पिछले कई वर्षों के अंदर कि पशुपालन से भी लोग पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल, और यही इस सरकार की सबसे बड़ी खूबी रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार अग्रसर होकर इस पूरे क्षेत्र को और ज्यादा विकसित और किसानों को और ज्यादा विकसित और प्रभावशाली बनाने की जो कवायद है वो लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बुधवार को खिली धूप से लोगों को ठंड से काफी राहत मिली। दिल्ली एनसीआर की अधिकांश जगहों पर अधिकतम तापमान भी ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार तक विजिबिलिटी की स्थिति अच्छी रहने की संभावना है। वहीं 31 दिसंबर से एक बार फिर सर्दी और कोहरा लोगों को परेशान कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग में आज सुबह 5:30 बजे 9.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं पालम में पारा 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और वहीं पिछले दिनों उत्तर भारत में पड़े घने कोहरे के चलते लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। इस पर और जानकारी के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर का रुख करते हैं। चंद्रशेखर, साफ तौर पर मौसम साफ होता हुआ नजर आ रहा है और शुक्रवार तक ये गुंजाइश भी जताई जा रही है कि शुक्रवार तक मौसम साफ रहेगा। तो ऐसे में यात्रियों को क्या अभी भी कोई परेशानियां हो रही हैं? ट्रेनें लेट से चल रही हैं या कोई ऐसी ट्रेन है जो कैंसिल की गई है? यात्रियों के लिहाज से उनको क्या असुविधा हो रही है और उनके लिए प्रशासन ने क्या क्या सुविधाएं वहां पर प्रोवाइड कराई हैं? देखिए गौरव, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है या फिर बिहार यूपी का जो इलाका है, यहाँ पर फॉग की स्थिति बनी हुई है, लगातार घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। इसके कारण उस दिशा से जो भी ट्रेनें आ रही हैं वहाँ पर वो आधे घंटे से लेकर के 7.5 घंटे की देरी से कुछ ट्रेनें चल रही हैं। चाहे वो कोलकाता से आने वाली ट्रेन हो या फिर हावड़ा से आने वाली ट्रेन हो, हैदराबाद से आने वाली ट्रेन हो, ये तमाम ट्रेनें जो हैं वो अपनी निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। तकरीबन 14 ट्रेनें जो हैं वो अभी तक दर्ज की गई हैं और कल भी हमने देखा था ये तकरीबन 21 की ट्रेनें ऐसी थी जो कि लेट चल रही थी। पानीपत से एक आने वाली ट्रेन जो है उसको रद्द किया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ट्रेनों की जो निर्धारित स्थिति है, जो आने का समय है, उनमें से कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो कि नहीं चल पा रही, बाकी सामान्य स्थिति बनी हुई है ट्रेनों की जो अन्य ट्रेनें हैं। दूसरी तरफ यात्रियों को असुविधा ना हो इसके लिए हमने प्रशासन से भी बात की, तो उनका कहना यह था कि हम समय से पूर्व, अगर मान लीजिए निर्धारित समय से अगर लेट कोई ट्रेन चल रही है तो उसकी जानकारी हम समय से पहले लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो केओस में ना आए और अपने उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचे ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वेटिंग रूम्स में भी सुविधाएं रखी गई हैं। इसके अलावा जो ठंड की जहाँ तक बात है तो आज थोड़ी राहत ज़रूर मिली है लोगों को, क्योंकि धूप भी हमने देखा कि किस प्रकार से आ रही है। फॉग की स्थिति आज नहीं थी, 200 मीटर की विजिबिलिटी भी दर्ज की गई है मेट डिपार्टमेंट की अगर माने तो। और जैसे हम 30 और 31 की अगर बात करेंगे और 1 तारीख की हम बात करेंगे तो फिर ये दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर फॉग की स्थिति बन जाएगी मेट डिपार्टमेंट की अगर हम माने तो। और उत्तराखंड का जो इलाका है या फिर जितने भी हिल एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, वहाँ पर भी ये जो फॉग है वो लगातार बना रहेगा, धुंध की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के आने के कारण एक जो पश्चिमी हिमालय का जो इलाका होता है वहाँ पर एक स्थिति बन रही है, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश के इलाके हों वहाँ पर भी कुछ बारिश हुई हैं, असम के कुछ इलाकों में बारिश हुई है और जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर भी कुछ वर्षाएं हुई हैं।
तो ये माना जा सकता है कि कुछ दिन तक अब कोहरे से निजात तो नहीं मिल सकेगी, लेकिन आज का दिन जो है वो राहत भरा हो सकता है। चंद्रशेखर, विंटर वेकेशन भी जिस तरह से शुरुआत उसकी हो चुकी है और साफ तौर पर अब लोग अपने घरों से कहीं ना कहीं हिल स्टेशन पर जाने के लिए या कहीं और दूसरे गंतव्य स्थान तक जाने के लिए, घूमने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए निकल रहे हैं। ऐसे में भारी संख्या में लोग, भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हो रही है। क्या यात्रियों को किसी तरह की परेशानियां हो रही हैं ये ट्रेन लेट होने से और समय पर ना पहुंच पाने से? निश्चित तौर पर हर इंसान अपने एक टाइमिंग के हिसाब से निकलता है गौरव, और समय सबके लिए कीमती होता है। और जब ट्रेनें आधे घंटे से 7.5 घंटे की देरी से चलें तो आप समझ सकते हैं कि पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो वो परेशानियां कुछ लोगों को ज़रूर यहाँ पर हो रही हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सारी ट्रेनें लेट नहीं हैं, कुछ ट्रेनें हैं जो कि लेट हुई हैं फॉग की वजह से, इसलिए मिली जुली प्रतिक्रियाएँ लोगों की मिल रही हैं। जिनकी ट्रेनें लेट हुई हैं उनको निश्चित तौर पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका शेड्यूल जो है वो बिगड़ा है और उसके अकॉर्डिंगली वो फिर अपने आप को वो उस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी मिले जिनकी ट्रेनें बहुत सवाल समय पर चली हैं, तो उनके लिए इतनी दिक्कतों वाली बात नहीं रही। शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ आज के एजेंडे में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार।